की आय दुगना करने के लक्ष्य के करीब पहुंच गई है। ये दावा है नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद्र का। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से खास बातचीत में रमेश चंद्र ने कहा कि सरकार का एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला बढ़ते इनपुट कॉस्ट और इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से किसानों का भला नहीं हो सकता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नीति आयोग के मेंबर श्री रमेश चंद्र जी। सर, सीएनबीसी आवाज में आपका स्वागत है। जो कल हाईएस्ट एवर वीट के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई मोर देन 7%, इससे क्या एक मैसेज जा रहा है? सरकार मैसेज क्या देना चाहती है? सर नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आज तक कभी 7% इंक्रीज नहीं हुआ। ये ग्लोबल सिचुएशन 2006 और 9 के बीच में भी एक ऐसी बनी थी। यदि उस पे आप इंक्रीज देखो तो कुछ वर्षों में परसेंट इंक्रीज 7% से भी ज्यादा था। तो यदि आप इन तीनों फैक्टर्स को देखें, इनपुट का प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस और जो एक मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, क्योंकि एमएसपी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो रूलिंग मार्केट प्राइस है वो उससे बहुत नीचे हो जाए। यदि वो बहुत नीचे होगी तो फिर गवर्नमेंट कुछ भी पीडीएस वगैरह के लिए नहीं खरीद पाएगी। हमें पीडीएस को भी रन करना है, फार्मर को भी बेटर प्राइसेस देना है। तो मैं ये कहूंगा कि ये सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हैं, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हैं, उनकी वजह से ये इंक्रीज देना जो है बहुत जरूरी था। मोदी सरकार जब आई थी तो फार्मर्स के इनकम को डबल करने की बात हुई थी। कितने हम करीब पहुंचे हैं अगर हम फार्मर के डबल इनकम करने की बात करें तो? एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम जिसको कहते हैं, उसमें जो इंक्रीज हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक कभी इस तरह की इंक्रीज हुई ही नहीं। प्लस उसमें देखो 6,000 रुपया साल किसानों को एक वो भी मिलता है। फिर उसके साथ साथ जो हमने कांस्टेंट प्राइस पे इंक्रीज इन इनकम देखा, यदि आप टर्म्स ऑफ ट्रेड देखो, किसानों को जो प्राइसेस मिल रही है उसमें दूसरी इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा उनको टर्म्स ऑफ ट्रेड से फायदा हो रहा है। तो यदि हम इन तीनों चीजों को मिला लेंगे तो कई प्रदेशों में हमारा जो टारगेट है डबलिंग फार्मर इनकम का, उसके हम बहुत क्लोज होंगे। जैसे सर कोई कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं सर? कुछ जैसे आंध्रा में, जैसे मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में, ये टॉप ग्रोइंग स्टेट्स हैं जहां एग्रीकल्चर की ग्रोथ बहुत अच्छी है और वो क्लोज टू इस टारगेट के क्लोज हैं। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बिकवाली देखी गई। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की अगर बात करें तो यहां बिकवाली रही। सेंसेक्स 232 अंक गिरकर 65,398 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 82 अंक गिरकर 19,543 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट रही मेटल, एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में। रियलिटी, इंफ्रा, ऑटो शेयर में दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा आज सेक्टर्स का कैसा हाल रहा? देखिए, अगर आज मार्केट की बात करें तो ओवरऑल दबाव के साथ ही बंद हुआ और पूरे हफ्ते बाजार में थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है उसके चलते ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल संकेत कमजोर होने के कारण भारतीय बाजारों पर प्रेशर था। लेकिन आज अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक रिजल्ट्स के पहले लगभग 2% ऊपर बंद होता हुआ नजर पड़ा। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, एसबीआई लाइफ और टीसीएस जैसे काउंटर्स में शानदार तेजी देखने को मिली। जहां तक कि लूजर्स का सवाल है, आईटीसी रिजल्ट्स के बाद लगभग 2.25% तक गिरता हुआ नजर पड़ा। टाटा स्टील, बीपीसीएल और दीवीज लैब ये दूसरे काउंटर्स है जहां लगभग 2% की डाउनटिक देखने को मिली। अगर हम मिड कैप गेनर्स की बात करें तो बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी यानी बीबीटीसी, ये शेयर लगभग 20% चढ़ा। तो एंजल वन, एमसीएक्स, सुजलॉन एनर्जी जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। लूजिंग एंड पे इंद्रप्रस्थ गैस, जो दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आने के बाद स्टॉक में जबरदस्त डाउनटिक देखने को मिला। इसके अलावा एनएमडीसी स्टील में लगभग 12% का डिक्लाइन। महानगर गैस और सेंचुरी टेक्सटाइल्स कमजोर नतीजों के बाद आपको गिरते हुए नजर पड़े। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और बाजार में क्यों हो रही है गिरावट और क्या बाजार में रिस्क बढ़ रहा है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।